राधे राधे एंड हेलो एवरीवन। आज हम साथी स्पीक्स पे रीना जैन से बात करने वाले हैं। रीना जी एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलर और चैनलर हैं 2016 से। उनका जो ट्रंक ऑफ एक्सपीरियंस है वो भरा हुआ है सर्टिफिकेट्स और एक्कोलेट्स से इन फील्ड्स लाइक शैडो वर्क, एंजल हीलिंग, फॉरेन एनर्जी वर्क, प्रीनेटल एंड फर्टिलिटी काउंसलिंग एंड सो मच मोर। मैं उन्हें प्यार से रीना आंटी भी कहती हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा फियर है वो मैंने कॉन्कर नहीं किया होता। उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू मेरा वो फियर रिलीज करने में मेरी मदद की, और शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साथी हमारी लाइफ में अगर नहीं हो तो हमारी जिंदगी की कहानी थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। तो आइए आज रीना जी से बात करते हैं फियर थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन के विषय पे। वेलकम रीना आंटी। आज हम बात करने वाले हैं कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू अपने डर को कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो डर है हमारी लाइफ में वो क्या होता है? देखो, डर कोई भी हो सकता है। डर पानी से हो सकता है, बारिश से हो सकता है, लोगों से डर हो सकता है, भीड़ से डर हो सकता है। सो डर किसी चीज से भी हो सकता है, और एक्चुअली डर हमारे अच्छे के लिए ही है। अगर हमें किसी चीज से डर नहीं हो सो हमारी जिंदगी हमेशा थ्रेट में है। सपोज आपको हाइट से डर नहीं है, आप पहाड़ पे चढ़ के कूद जाओगे क्योंकि डर ही नहीं है। या पानी से डर नहीं है, बहती नदी में आप बह सकते हो। सो जो भी डर है एक्चुअली वो बने हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। पर कुछ डर इतने ज्यादा डिग्री में होते हैं कि हमारी लाइफ क्रिपल होती है उनकी वजह से। हम अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाते, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जब अड़चने आने लगे इन डरों से, सो वो डर एक प्रॉब्लम है। तो ये जो डर होता है ये महसूस कैसा होता है? हमें कैसे पता कि हमें डर लग रहा है? देखिए, डर के लिए दो चीजें हैं। एक तो है इमोशनली मैनिफेस्ट करता है डर, और एक फिजिकली करता है। सपोज आपको कुत्ते से डर लगता है, कुत्ता सामने आता है और आपके पसीने छूट जाते हैं, आप चिल्लाने लग जाते हो, हाइपर वेंटिलेट करने लग जाते हो, और इतना डरने लग जाते हो कि आपकी आवाज भी नहीं निकल पाती। ये तो हो गया फिजिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इमोशनली मेंटली आप सब मैनिफेस्टेशन है डर का कि आप सब भूल जाते हो, आप क्या, और आप कुछ उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हो। आप जो आपको करना था वो नहीं करते हो, कि भाई मैं घर से नहीं निकल सकती क्योंकि घर से निकलूंगी तो कुत्ता बाहर होगा करके। सो हमारा हर तरीके से डर सोशली हमें इमोशनली फिजिकली इफेक्ट करता है डर, अगर डर उस डिग्री का डर है तो, जिसको हम फोबियाज भी बोलते हैं। एक आपने फिजिकल सिम्टम बोला जिसमें हमें डिफरेंट सेंसेशंस अपनी बॉडी में महसूस होती है। जैसे मैंने बताया, मेरे पेट में, मेरे हार्ट में मुझे अजीब सी सेंसेशन होती है, मेरी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। वैसे ही हमारा कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। तो ये इमोशनल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम के बीच में डिफरेंस क्या है? इज इट लाइक एक कॉज है दूसरा इफेक्ट है, ऐसा कुछ होता है? दे गो है, हाँ ये कह सकते हो आप, कॉज एंड इफेक्ट भी है, एंड दे गो साइड बाय साइड। पेट में गुड़गुड़ होना, सांस नहीं आना, पैल्पिटेशन बढ़ जाना, रोने लग जाना, चीखना, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाना, डर, घबराहट फील होना। तो ये बेसिकली हम इमोशनली फियर जैसा कोई इमोशन महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी महसूस कर रहे हैं जो हमें एक अनसेफ जगह पे डाल देती है। तो उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऐसी होती है। इसमें माइंड का रोल क्या होता है कि माइंड में कोई थॉट आता है जिसकी वजह से हम ये इमोशन फील करते हैं, या इमोशन पहले आता है? पहले विजुअल आया। सपोज आपको लिफ्ट में चढ़ना है और आपको फियर है क्लोज स्पेसेस का, तो साइट ऑफ लाइट लिफ्ट की अब आपको ये थॉट आएगा कि हाँ अब मुझे 16th फ्लोर पे चढ़ना है, तो उसके लिए मुझे लिफ्ट यूज करनी पड़ेगी। सो पहले थॉट आएगा
फिर आप विजुअल आएगा, फिर माइंड एंड बॉडी का प्रोसेस होगा, एंड फिर बॉडी पे इफेक्ट आएंगे। एंड ये चीजें इतनी साइमल्टेनियसली होती हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि पहले थॉट आएगा या पहले माइंड रिफ्लेक्ट करेगा फियर। आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इज व्हाट यू आर सेइंग, कि वेदर थॉट कम्स फर्स्ट और इमोशंस कम फर्स्ट। इसका मैं आई थिंक जो अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ चाइल्डहुड पे अपने, तो एज चिल्ड्रन आप जब बहुत छोटे होते हो, जब आपको किसी चीज की समझ नहीं होती है, आपकी पूरी दुनिया में हर चीज का जो मीनिंग है वो आपके पेरेंट्स आपको बता के प्रोवाइड करते हैं, हमें इनिटली कोई मीनिंग एज सच पता नहीं होता, तो उस समय हम जो महसूस करते हैं हमें उसके लिए कोई नाम नहीं पता होता, वो बाद में पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि ओके ये डर है और ये खुशी है या ये दुख है, इन फीलिंग्स को ये वर्ड्स दिए जाते हैं। हमें स्कूल में भी मुझे याद है एक हैप्पी फेस सैड फेस दिखा के इमोशंस बताए जाते थे। तो व्हेन स्पेसिफिकली हम बात करें ये जानने की बच्चे के दिमाग में पहले थॉट आता है कि पहले इमोशन आता है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आइडेंटिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि आइडेंटिफाई करना अपने सिम्टम्स और अपने स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से कि मैं इस इमोशन को क्या लेबल दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? मैं इसमें पहले कहूंगी कि पहले थॉट आता है, फिर फीलिंग्स जनरेट होती हैं, फिर बॉडी में सेंसेशंस जनरेट होती हैं। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। हम कोई भी चीज को परसीव करते हैं, चाहे वो फियर हो, चाहे हैप्पीनेस हो, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, ठीक है। आपने कोई छोटे बच्चे को गोदी में उठाया या ऑब्जर्व किया? न्यू बॉर्न बेबी भी जब आप उठाते हो तो या तो आपके वो बाल पकड़ लेगा या कोई कपड़ा पकड़ लेगा, ठीक है। सो बेबीज भी फियर्स के साथ बॉर्न होते हैं। इट इज देयर डिफेंस मैकेनिज्म। दे आर बॉर्न विथ फियर ऑफ फॉल, तभी वो कुछ पकड़ लेते हैं कि हम गिर ना जाएं। एंड फियर ऑफ लाउड नॉइज, बच्चे के सामने जरा सा कुछ बर्तन गिर जाए या कोई बेल बज जाए, कुकर की सीटी, तो वो एकदम चौंक जाते हैं। सो उस स्टेज पे जब न्यूबॉर्न बेबी को तो कोई कुछ नहीं सिखा सकता ना कि ये फियर है, तो बेबीज भी फियर के साथ बॉर्न होते हैं। एंड दीज आर द टू मेन फियर्स दे आर बॉर्न विद। इंटरेस्टिंग। और फिर बचपन में सिखाया जाता है, चौकीदार आ जाएगा, दूध पी लो, उसको मत छुओ, कुत्ता काट लेगा। सो दिस इज हाउ फिर वो फियर्स बढ़ते जाते हैं। या किसी को कुछ देख लिया, न्यूज सुन ली, या पेरेंट्स या बड़े लोग डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज के लिए कि फास्ट कार चलाई थी तो उससे एक्सीडेंट हो गया, सो दीज वो सारे एक्सपीरियंसेस वो अपने एनवायरनमेंट से लेता रहता है बच्चा। बट जब बच्चा पैदा होता है तो दो मेन ये फियर्स के साथ पैदा होता है, फियर ऑफ फॉल एंड फियर ऑफ लाउड नॉइजेस। तो एसोसिएशन से पहले ही हमारा वो एनर्जेटिकली हमारे अंदर वो इमोशन प्रेजेंट होता है। तो इसी पर्टिकुलर इमोशन पे अगर मैं फर्दर एक्सप्लोर करना चाहूँ अपने फियर्स से, जैसे एज अ बेबी मैंने साउंड का फियर फील किया, एंड एज एन एडल्ट मुझे लाउड नॉइजेस और वॉइसेस बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे अराउंड। मैं मेटल म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं करती जिसमें जोर जोर से आवाजें आती हैं। ऐसे अगर मुझे फियर आइडेंटिफाई होता है मेरी बॉडी में, मेरे इमोशंस में या मेरे माइंड में, तो मैं इसको फर्दर एक्सप्लोर कैसे कर सकती हूँ कि ये एक्चुअली आ कहाँ से रहा है? ओके, देखो, एज अ बेबी छोटी छोटी आवाजें, जो कुकर की सीटी, मिक्सी या डोरबेल या बर्तन का गिरना, ये तो नॉर्मल आवाजें हैं और बच्चे ओवरकम कर लेते हैं एज दे आइडेंटिफाई देम एज द साउंड्स ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है। बट अगर ये साउंड्स, जैसे आपने अपना बताया कि आपको लाउड म्यूजिक और ये सब चीजें नहीं पसंद है, सो दिस इज नॉट नॉर्मल फियर, इट इज मोर देन द फियर। सो देन वी नीड टू एक्सप्लोर। और उसके लिए क्या होता है कि हम बातचीत करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, आपके बचपन से लेके 0 ईयर से लेके जब आप पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक की हम पूरी आपकी हिस्ट्री लेते हैं। बचपन कैसा था आपका? पेरेंट्स झगड़ा करते थे, पापा गुस्से में चीजें फेंकते थे, मतलब क्या चीज है? या जब वो झगड़ते थे तो बहुत तेज म्यूजिक लगा लेते थे कि नेबर्स ना सुन लें। सो वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन
सो उसके लिए बहुत जरूरी है आपकी बचपन से लेके अभी तक की हिस्ट्री जानना। जब तक आप पूरी हिस्ट्री नहीं ले लेते हम, तब तक मैं आपकी हम्म इस फियर का, लाउड नॉइजेस का, आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि दिस इज द रूट कॉज ऑफ योर फियर। हम्म। तो एक बारी जब हमें हिस्ट्री मिल जाती है एक पर्सन की कि उसके पूरे चाइल्डहुड में ये हुआ है, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें और पास्ट में जाने की जरूरत है, इन द सेंस मोर पास्ट लाइफ। सो अगर हम स्पेसिफिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन को एज अ टूल यूज करें, हिप्नोथेरेपी को एज अ टूल यूज करें ये फियर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमें हिस्ट्री लेने के बाद कब पता चल जाता है कि हमें और रिग्रेस करना है इंसान को? ओके देखो, हिस्ट्री ट्रांस में नहीं होती। हिस्ट्री इज जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। सो उसमें अगर मुझे कोई रीजन नहीं मिली, आपका चाइल्डहुड बहुत स्मूथ था, कोई झगड़े, कोई नॉइजेस, शोर शराबा, चीखना चिल्लाना नहीं था, आई डोंट फाइंड एनी इवेंट इन योर करंट लाइफ विच इज द रूट कॉज ऑफ योर फियर ऑफ लाउड नॉइसेस। इन दैट केस आई विल एक्सप्लोर कि ये किस पास्ट लाइफ से आ रहा है। इसकी रूट कॉज हमें हिस्ट्री टेकिंग में नहीं मिलती, तो हम इसकी रूट कॉज फाइंड करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन एक्चुअली होता क्या है इन इट्स टोटलिटी? व्हाई डू वी व्हाई डू वी क्वेश्चन और बिलीव और नॉट बिलीव इन समथिंग लाइक पास्ट लाइफ्स? ओके आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा आई थिंक वैलिडेशन मिलेगा सुन के कि एक्चुअली ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। ओके सी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है थेरेपी, इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन। ठीक है, वी आर री इनकारनेटिंग लाइफ आफ्टर लाइफ, as soul has traveled through various योनीज, लाइक जैसे 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन हुआ। मनुष्य भी बहुत इवॉल्व हुआ, पहले अर्ली ह्यूमंस थे, आदिवासी थे, फिर गांव के लोग, फिर छोटे शहर, बड़े शहर, ठीक है ना। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज बेस्ड ऑन री इनकारनेशन प्लस कार्मिक साइकिल। ठीक है, हम बार बार जीवन इसलिए जी रहे हैं, आ रहे हैं पैदा होके, कि हमारे कुछ कर्मा है एक दूसरे के साथ, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, जो हमें बैलेंस शीट को स्क्वायर ऑफ करके आगे बढ़ना है। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी दो चीजों पे बेस्ड है। हम फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एज अ ह्यूमन हम सिर्फ दो चीजों से नहीं बने हैं, आत्मा और शरीर। उसके साथ एक और भी चीज है आत्मा के साथ, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड या माइंड एनर्जी हम कहेंगे। माइंड जो है वो हमारा डेटा सेंटर है। इट हैज ऑल द डेटा ऑफ ऑल आवर पास्ट लाइफ्स, इंसान की, जानवर की, पक्षी की, पेड़ की, क्रिस्टल्स की, जो भी हमने लाइफ टाइम जिए अभी तक, उसकी सारी मेमोरीज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में है। ठीक है, सबकॉन्शियस के भी दो फोल्डर्स हैं। एक है हमारा मॉडर्न मेमोरी फोल्डर, जो बनता है जब मदर बच्चे को कंसीव करती है, वहां से लेके जो भी अभी तक की मेमोरीज हैं हमारी, वो मॉडर्न मेमोरी में होती हैं। दूसरा फोल्डर सबकॉन्शियस माइंड में है प्रिमिटिव मेमोरी का, जिसमें सारी पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज हैं। ठीक है, अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में, अब मुझे तो नहीं पता दिनिमा की कितनी लाइफ टाइम्स है, ये फियर कौन सी लाइफ टाइम से आ रहा है, ठीक है ना, बट आपके माइंड में वो एक फोल्डर है जहां पे सबकॉन्शियस माइंड के, प्रिमिटिव माइंड के फोल्डर में वो फोल्डर है जहां से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर फियर इस लाइफ टाइम से आया है। So, past life, as a therapist, I facilitate you to go into a state of relaxation where I can access your subconscious and extract, open that folder. आपको दिखा पाऊं वो लाइफ टाइम जहां से ये फियर आ रहा है। इंटरेस्टिंग। तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि बेस्ट वे टू एक्चुअली वैलिडेट पास्ट लाइफ्स, अपने आप को ये विश्वास दिलाना कि हाँ ऐसा कुछ होता है, वो आप खुद रिफ्लेक्शन में जाके सोचते समय देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक जानवर इवॉल्व हुआ है,
वैसे वैसे हम इंसान भी कहीं ना कहीं शायद इवॉल्व हो ही रहे होंगे। और बिल्कुल। जानवरों के एवोल्यूशन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं सब जानवरों में। जैसे अगर आप एक कुत्ते को ले और उसके साइड में एक बिल्ली को रख दे, वैसे तो वो बहुत डिस्टिंक्ट क्रीचर्स हैं, पर कहने को तो उनके जो इंटायर लिम्ब स्ट्रक्चर है, जो उनका लिम्बिक स्ट्रक्चर है, उनके भी चार हाथ पैर मिला के हैं, एक सर है, दो आंखें हैं। तो कुछ फाउंडेशनल लेवल पे हम लोग हैं तो सब सेम ही, बट हाँ हम्म, इवॉल्व होके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बन गए हैं। तो अगर हम इस स्टेट ऑफ सेपियंस और बीइंग्स को माइंड में रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि सोल भी, जिसको हम बोलते हैं आत्मा, वो भी कहीं ना कहीं इवॉल्व तो हो ही रही होगी, क्योंकि अगर कहने को गीता में लिखा है कि बस ये एक वस्त्र की तरह है, ये एक बॉडी हमारी फिजिकल जिसको हम पहनते हैं और उतारते हैं, तो उस तरीके से शायद सोल भी इवॉल्व करती ही होगी। एंड एक और चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो आ रही है मैस्लोस का जो नीड का पिरामिड होता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है, नीचे से ऊपर जाके फिजियोलॉजिकल से सेल्फ सेल्फ फुलफिलिंग नीड्स। कहीं कहीं लिखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं उसे, आई थिंक वो डिफरेंट पिरामिड होगा शायद, बट देर इज वन स्पेस जहां हम्म, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी होती है। तो आई फील लाइक दैट हम्म, सेल्फ इन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एक्चुअली दैट आत्मा, कि हम, हमारी वो नीड होती है जानना कि हम एक्चुअली हैं कौन। तो मुझे लगता है कि एक्सप्लोरेशन वाले पूरे एरिया में, जैसे आपने पास्ट लाइफ का पूरा समझाया मुझे, तो मुझे वो बहुत रेजोनेट कर रहा है। एंड समटाइम्स आई थिंक रेजोनेशन और रेजोनेंस भी इनफ होता है हमें विश्वास करने के लिए कि हम अपना जो महसूस कर रहे हैं फियर, उसको हम टैप कर सकते हैं किसी ऐसे टूल के थ्रू जहां से हम उसे रिलीज करते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी रिलीज के बारे में। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, हिस्ट्री ले ली, एक्सप्लोर कर लिया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मुझे विश्वास हो गया, मुझे मेरी थेरेपिस्ट ने बता दिया कि सेशन कैसे होता है। तो अब हीलिंग जो होती है वो फील करके हील करके रिलीज के बाद आती है। तो वो एक्सपीरियंस एक सेशन में हीलिंग का आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वो क्या होता है? हमारा फियर उसके बाद चला जाएगा, क्या होता है? कैन यू लाइक एक्सप्लेन? ओके। सी देखो क्या है कि 1960s में जब हिप्नोथेरेपी के सेशंस हो रहे थे, सो कुछ लोग ऑटोमेटिकली अपने पास्ट लाइफ में चले जाते थे। ठीक है। एंड उस वक्त पता भी नहीं था ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। वेस्ट में मानते भी नहीं थे कि पास्ट लाइफ कुछ होती है, बिकॉज री इनकारनेशन इज मोर ऑफ इंडियन कॉन्सेप्ट। ठीक है। बट दे यूज टू फील वेरी गुड आफ्टर जस्ट विजिटिंग देयर पास्ट लाइफ, जहां पे थेरेपिस्ट को ने कोई हीलिंग भी नहीं करी। उन्होंने अपने आप ट्रांस में जस्ट फैसिलिटेट किया एक ट्रांस स्टेट। क्लाइंट खुद पास्ट लाइफ में चला गया, उसने देख लिया वो लाइफ टाइम। इवन देन द क्लाइंट यूज टू फील गुड। सो इस चीज को और एक्सप्लोर किया गया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन को सीरियसली लिया गया। ठीक है, एज अ थेरेपी यूज किया गया। अब क्या होता है, जो चीज अभी तक तो मुझे नहीं पता था, सपोज फॉर एग्जाम्पल लोगों को एयरक्राफ्ट से बहुत डर लगता है कई लोगों को। आई हैव 3-4 क्लाइंट्स हु वर वेरी स्केर्ड ऑफ टेकिंग अ फ्लाइट, जिसकी वजह से उनका करियर भी इफेक्ट होता था, क्योंकि दूर शहर जाना है जहां पे फ्लाइट ही अवेलेबल है या इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, वो लोग करते नहीं थे क्योंकि उनको डर लगता था फ्लाइट से। ठीक है। अब जब मैंने उनको फैसिलिटेट किया कि वे दे कैन, मतलब ट्रांस में लेके गई जहां पे वो लाइफ टाइम एक्सेस कर सके, जहां पर जहां से ये ओरिजिन हुआ फ्लाइट का फियर। सो आउट ऑफ फोर पीपल वर फ्रॉम दोज लाइफ टाइम्स जहां पे वॉर्स थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, एयरक्राफ्ट क्रैश हुए और उनकी डेथ हुई। एंड व्हेन दे एक्सपीरियंस द होल थिंग, देखो जो चीज हम देख लेते हैं तो इट इज इजी टू रिलीज दैट। नाउ वी नो द लॉजिकल रीजन अबाउट आवर फियर, एंड नाउ दे आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, दे आर ट्रैवलिंग। मैंने ऐसा भी देखा है, जैसे कभी कभी हम किसी किसी जगह जाते हैं
और वहां पे भी ऐसे लगता है कि ये जगह मैं पहले आई भी हूँ। मतलब ये तो एक तो होता है डेजा वू, है ना, दिस इज मोर लाइक डेजा वू कि मैं यहाँ गई हूँ और मुझे ऐसा लगता है ये हुआ हुआ है, यहाँ मैं पहले आई भी हूँ, ये मैंने देखा हुआ है। देन देर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट जहाँ पे मुझे पता नहीं एक जगह से इतना प्यार फील होता है, जैसे नहीं मुझे वो जगह तो जाना है, जैसे सपोजिटली मुझे मोरक्को तो विजिट करना ही करना है, या मुझे डेफिनेटली लाइक मुझे बॉम्बे में ही सेटल होना है। देयर इज सम अटैचमेंट दैट यू फील टुवर्ड्स दिस वन प्लेस। मुझे लगता है वहां पे भी कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ का कुछ रिफ्लेक्शन होता है। और अगर उस जगह से हमें कुछ डर लगता है कि नहीं मुझे इस सिटी तो बिल्कुल नहीं रहना, लाइक देयर इज दिस इंटरनल लाइक इमोशन ऑफ लाइक हेट्रेड कि नहीं मुझे नफरत है, मुझे इस जगह पे बिल्कुल नहीं रहना, बिल्कुल नहीं जाना, इवन दो it might be the cleanest city in the world, but you still will feel like कि नहीं ये जगह तो मुझसे नहीं हो पाएगा। देन यू क्वेश्चन कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी साफ जगह है, कैसे इस इंसान को इस जगह पे जाने से डर लगता है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि कुछ कुछ डर ऐसे होते हैं जिनको हम बिना रिग्रेशन के एक्चुअली फेस करके हील कर लेते हैं, कुछ होते हैं जिसमें हमें रिग्रेस करके फील करके फिर हील करना पड़ता है। तो दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा कि मेरा डर ये वाला है कि ये वाला है? देखो, अगर आपने उसका सिंपल मेरा आंसर ये है कि अगर आपने उस चीज को फील करके हील कर लिया तो यू डोंट नीड अ थेरेपिस्ट। ठीक है, जो फियर आप खुद से हील नहीं कर पा रहे हो वहीं पर आपको थेरेपिस्ट चाहिए। आप साइकोलॉजिस्ट के पास गए, जो भी आपने थेरेपीज ली, बट यू डिड नॉट गेट योर आंसर। और जो पास्ट लाइफ का जो फियर होता है, इट इज मोर ऑफ अ फोबिया, इट इज ऑफ द एक्सट्रीम क्वालिटी, जहां पर सारी चीजें मतलब आपका जो रिएक्शन है इट इज अनरियलिस्टिक, फियर इज अनरियलिस्टिक, योर रिएक्शन इज लार्जर देन लाइफ, जो हमने अभी फिजिकल चेंजेस वगैरह के बारे में बताया, इट इज लिमिटिंग योर लाइफ। जैसे मैंने आपको फ्लाइट वाला बताया कि वो लोग ट्रैवल ही नहीं कर रहे, उनकी जॉब जाने को हो रही है, बॉसेस के प्रेशर है दैट यू नीड टू ट्रैवल, बट दे आर नॉट एबल टू टेक द फ्लाइट। हर जगह ट्रेन से जा रहे हैं, 4 दिन छुट्टी लग रही है उनकी। So this is how it was affecting their life, and there was no logical reason about this fear. भाई एयरक्राफ्ट हमारे इतने सेफ हैं, रोज कोई एयर क्रैश नहीं होता, फिर भी डर एयर क्रैश का। So this is unrealistic fear. So जो रियलिस्टिक फियर होते हैं हम मैनेज कर लेते हैं अपनी लाइफ अराउंड देम, बट जो अनरियलिस्टिक एक्सट्रीम फियर्स होते हैं जिनको मैं फोबियाज बोलूंगी, उनके साथ रहते हुए हमारी लाइफ मुश्किल हो जाती है। अब किसी का घर 10th फ्लोर पे है, वो रोज 10 फ्लोर कितनी बार चढ़ उतर सकता है? सो दैट इज लिमिटिंग हिज लाइफ। ठीक है ना? सो जो फियर्स आपकी लाइफ लिमिट कर रहे हैं, और बार बार सीढ़ी चढ़ने उतरने पे भी आपको अकल नहीं आ पा रही कि चलो लिफ्ट ले लेता हूँ। अकल आना मीन्स कि आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो लिफ्ट लेने की, डिस्पाइट सो मच फिजिकल पेन। सो देन यू नीड अ थेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। कुछ लेकिन ऐसे भी फियर्स होते हैं, जैसे मैंने नोटिस किया है, जो पैटर्न्स बेस्ड होते हैं। और मेरी ये जर्नी स्पेसिफिकली आपके साथ रही है, जिसमें मैंने अपनी पास्ट लाइफ एक्सप्लोर की है फॉर स्पेसिफिक रीजंस ऑफ कि मैं लेट गो क्यों नहीं कर पा रही एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को या एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ में। तो देयर इज इतनी हैवी एनर्जी होती है वो कि वो मेरे अदर रिलेशनशिप्स में भी लिंगर करती है, दूसरे रिलेशनशिप में भी ब्लीड करती है, जहां पे मैं किसी और इंसान को भी छोड़ नहीं पाती। लाइक आई एम नॉट एबल टू लेट गो ऑफ एनीबडी इन माई लाइफ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे डर लगता है उस चीज से। या कल को मुझे अगर सामने वाला इंसान बोल भी देगा ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे अंगूठी भी पहना देगा ना शादी की, मुझे फिर भी डर लगता रहेगा कि नहीं ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चली जाएगी, मेरी दोस्त भी मुझे छोड़ के चली जाएगी, पापा छोड़ के चले जाएंगे, मम्मी छोड़ के चली जाएंगी। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं कभी कभी ये भी बहुत बड़े फियर्स बन जाते हैं। तो क्या ये फियर्स भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हील कर सकते हैं या रिलीज कर सकते हैं, फील करके कि ये कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल, कोई भी तरह का पैटर्न हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स का हो, चाहे अबंडेंस का हो, चाहे एजुकेशन का हो, मतलब इमोशनल, फिजिकल,
मेंटल, स्पिरिचुअल, कोई भी रीजंस हैं जिसका पैटर्न्स हैं और जिसकी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, मतलब रूट कॉज नहीं है आपकी करंट लाइफ में, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस टू वर्क ऑन देम। देखो लवली। क्या है, बेसिक लॉजिक है इसका कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इट हैज ऑल द डेटा ऑफ आवर पास्ट लाइफ्स। और सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, हमें टू कीप अस प्रोटेक्टेड एट ऑल सिचुएशंस। बट ड्रॉबैक क्या है, सबकॉन्शियस के पास कोई कॉग्निसेंस नहीं है टाइम का। अब ये प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था 5 लाइफ टाइम्स पहले या 4 लाइफ टाइम्स पहले, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता सबकॉन्शियस। जो फियर बैठ गया वो बैठ गया। इस लाइफ में सिचुएशंस अलग हैं, एयरक्राफ्ट्स आर वेरी सेफ और कोई वॉर्स नहीं हो रही इस तरह की, फिर भी सबकॉन्शियस आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा कि ये बच्चों इससे डेंजरस है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपने, मतलब मैंने काफी सेशंस कराए हैं पास्ट लाइफ के, एंड आई थिंक मैं एक पॉइंट पे पहुंच गई थी जहां मुझे बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू मोमेंट हुआ था, जिसमें मैंने अपने आप को ओपन कर दिया था, ये इंटेंशन सेट करके कि अगर कुछ भी मेरी लाइफ में ऐसा है, आफ्टर गेटिंग अ कपल ऑफ सेशंस डन, मेरी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा है जो मेरी पास्ट लाइफ से आ रहा है, जिसको मुझे इस लाइफ में कुछ लर्निंग लेनी है, तो मुझे मेरा माइंड और मेरा सबकॉन्शियस माइंड खुद ही वो पास्ट लाइफ दिखा दो। तो बहुत सारे ऐसे टाइम्स होते थे जब मैं अपना मेडिटेशन कर रही होती थी, या मैं किसी से मिल रही होती थी, या मैं किसी से हाथ पकड़ती थी, तो ऑटोमेटिकली मुझे वो विजन आ जाता था, या मुझे वो मेमोरी आ जाती थी, या इन अ फॉर्म ऑफ अ थॉट और अ स्टोरी कि पिछले जन्म में इस इंसान के साथ ऐसे हुआ है। ये मेरा पहला आई थिंक ब्रेक थ्रू था अपने कुछ आई थिंक 3-4 सेशंस करने के बाद, कि कितना पोटेंशियल है मेरे खुद के माइंड में मुझे ही हेल्प करने के लिए। बस मुझे ओपन होने की जरूरत थी, एक कुछ सेशंस लेने की जरूरत थी। और दूसरी चीज का जो मेरा ब्रेक थ्रू था वाज कि यही इन्फिनिट पोटेंशियल जो मेरे माइंड का है, जो कैपेबिलिटी जो मेरे माइंड की है, अल्टीमेटली चाहे मैंने 19, काफी सारे लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, बोलते हैं कि अरे मेरी एक लाइफ तो 1945 की थी, दूसरी लाइफ तो 1920 की थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतने साल में मर गई। तो मेरा दूसरा ब्रेक थ्रू ये था कि इन्फिनिट पोटेंशियल जो होता है हमारे माइंड का, वो एक्चुअली टाइमलेस होता है। हो सकता है कभी हमने टाइमलाइंस गलत बता दी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्यूरेटली नहीं पता हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम अगर गलत बता दिया तो शायद से जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से इस पास्ट लाइफ में ये हो रहा है, वो अंधविश्वास है या वो गलत है। क्योंकि ये मैं बहुत क्वेश्चन करती थी सेशंस कराने के बाद कि क्या ये सच है, क्या ये जो मैंने देखा ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो ये मेरा सबसे आई थिंक 2 बड़ी ब्रेक थ्रूज या रियलाइजेशंस थी आफ्टर मेरे थेरेपी सेशंस, हीलिंग सेशंस। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? हाँ, पहले तो मैं ये बताऊंगी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि जब डेथ होती है तो खाली सोल नहीं निकलता बॉडी से, माइंड एनर्जी भी साथ जाती है सोल के, ठीक है। और सेम वे जब बर्थ होता है तो सिर्फ सोल ही एंटर नहीं करता बॉडी में, माइंड एनर्जी भी एंटर करती है। अब जब सोल ऊपर जाता है और माइंड ऊपर जाता है क्रिएटर के पास, सो देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक के अकॉर्डिंग हर लाइफ में सेम सोल सेम माइंड एनर्जी को साथ लेके चलता है। माइंड इज द डेटा सेंटर, एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट लाइफ्स। दूसरा स्कूल कहता है सोल की मर्जी है कि इस लाइफ में मैंने गांधी जी की लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस के बेस पे ये लाइफ लीड करनी है, या मुझे किसी और के एक्सपीरियंसेस की लाइफ टाइम मतलब माइंड यूज करना है। सो अगर आप कहते हो कि मैंने एक लाइफ टाइम 1920 की देखी, फिर दूसरी 1940 की देखी, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। मे बी योर सोल डिसाइडेड टू यूज द डेटा ऑफ अनदर माइंड, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको ये, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दिस, ठीक है। दूसरी चीज, वी आर फुल्ली केपेबल ऑफ हीलिंग आवरसेल्फ। अब after taking few past life regression sessions, you understood how to access your subconscious mind, and you have been into spirituality from very early in life. Okay, you could meditate very well. So हम meditation है क्या? Going inside.
अंदर झांकना। सो अंदर क्या है, अंदर क्या झांक रहे हैं हम, अपने सबकॉन्शियस में झांक रहे हैं। सबकॉन्शियस में सारी मेमोरीज हैं हमारी, सो यू कुड एक्सेस देम वेरी वेल, बिकॉज आप मेडिटेशन परफेक्टली कर पा रहे हो। मेडिटेशन का मतलब है आप अंदर अच्छे से झांक पा रहे हो। सो आप जब अंदर झांक पा रहे हो तो आप अपनी सब पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन विच वन यू वांट टू हील, विच इशू ऑफ योर करंट लाइफ यू वांट टू हील, विच इज बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे ये भी है, ये सब सुनने के बाद, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा जो कॉज एंड इफेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे अगर हमने अपना एक लाइफ जिया जिसमें हमने कुछ गलत काम किया, इस लाइफ में हमें सही करना है, और हम, ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, हमें कुछ सही करना है और हम उसके हिसाब से बॉडी चूज करेंगे, उसके हिसाब से परिवार चूज करेंगे, उसी के हिसाब से हमारे सारे पर्सनालिटी ट्रेट सब कुछ होंगे हमारे उस पास्ट लाइफ के हिसाब से, ताकि हम निल कर सके अपना कार्मिक बैलेंस या कार्मिक अकाउंट। तो ये कॉज एंड इफेक्ट में आ गया। लेकिन अब अगर हमें ये कुछ ऐसा कर्मा है जो इस लाइफ में हमें बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरा, मुझे याद है मेरा जो कर्मा था व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली मेरी हेल्थ बहुत खराब हुआ करता था। तो मैं हमेशा सवाल पूछती थी कि ऐसा क्यों, और मैं आपसे कनेक्ट भी शायद इसीलिए ही हुई थी, मेरी हेल्थ के सिचुएशन के लिए। तो मैं हमेशा पूछती थी कि क्यों मैं इतना परेशान हो रही हूँ, इसको क्लियर करने के लिए। कभी कभी शायद फियर तो होता ही होता है, लेकिन कुछ चीजें परेशान करती हैं, हमें उन्हें साफ करना होता है, क्लियर करना होता है, ताकि हमें कुछ नया सरफेस करे। तो इस पर्टिकुलर स्पेस ऑफ कार्मा और कार्मिक क्लियरेंस पास्ट लाइफ के थ्रू आप क्या बताना चाहेंगे हमें? ओके, इसमें ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्यों एक पैटर्न लाइफ आफ्टर लाइफ जीते हैं। बेसिकली या तो हमारी इसमें कोई लर्निंग होती है, इवन करंट लाइफ में। सपोज यू आर लीडिंग मतलब वन रिलेशन आफ्टर अनदर रिलेशनशिप, सिमिलर पैटर्न है, सेम काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स वी आर अट्रैक्टिंग, ठीक है। वाई इज इट सो? बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग आवर लेसन्स। सो लाइफ आफ्टर लाइफ सोल क्यों ट्रैवल करता है सिमिलर पैटर्न्स में? बिकॉज द सोल इज नॉट लर्निंग द लेसन्स, ठीक है। या फिर जो भी हमारा कॉज एंड इफेक्ट है, कर्मा है, उनके साथ पूरा नहीं हो रहा, हम उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे या उनसे फॉरगिवनेस नहीं ले पा रहे, या वी आर स्टिल कैरिंग दैट गिल्ट ऑफ हर्टिंग द अदर पर्सन, सो वी आर सबजुगेटिंग आवरसेल्फ लाइफ आफ्टर लाइफ कि हमें पनिश करो, हर्ट करो, व्हाटएवर। सो या तो हमें फॉरगिव करना है या फिर फॉरगिवनेस मांगनी है, लर्न लेसन्स करने हैं, नहीं तो ये चलता ही रहता है साइकिल लाइफ आफ्टर लाइफ। तो कहीं ना कहीं शायद से जो कार्मिक क्लियरेंस है उसका, मुझे जो आप बोल रहे हो उससे ये सुनाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो उसका रिलीज या रिलीफ है वो एक फीलिंग ऑफ लव में है। लाइक फियर के ऑपोजिट जो इमोशन है वो लव का है। ये मुझे आपके आंसर से इस समय समझ आ रहा है। मतलब आई थिंक दिस वुड ऑल्सो बी माई ब्रेक थ्रू, मेरा ब्रेक थ्रू इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू, कि हाँ, फियर के ऑपोजिट मैं हमेशा क्वेश्चन करती थी क्या प्यार है? तो शायद प्यार ही है, और वो उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे फॉरगिवनेस हो गया, या पीस हो गया मेक करना, या फॉरगिवनेस मांगना हो गया। तो सारे प्यार के ही फॉर्म्स हैं। अब अगर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के अपना एक डर निकाल दिया, मेरा ये एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लेटिंग गो का डर निकाल दिया, अब मैं लोगों को फ्री छोड़ देती हूँ। मुश्किल से हुआ, प्रैक्टिस करनी पड़ी मुझे बहुत, अपने आप को रिमाइंडर्स देने पड़े कि ये कहाँ से आ रहा है, मुझे इस पैटर्न को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने सेशन तो कुछ साल पहले कराया था, अभी अचीवमेंट जो मेरी हुई है अभी रिसेंटली हुई है, कुछ महीनों, आई थिंक पिछले साल ही। तो मैं ये पर्टिकुलर थेरेपी एक्सपीरियंस करके अपना फियर रिलीज करने के बाद लाइफ में उस लेसन को प्रैक्टिस कैसे कर सकती हूँ ताकि वो एक नया पैटर्न बन जाए, और अगर हम इस बॉडी में है तो हमारा नया कर्मा क्रिएट होना शुरू हो जाए। मैं एक एग्जाम्पल के से समझाती हूँ।
एक मिडिल एज लेडी है, सिंगल लेडी. शी इज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, शी इज वेरी रिच एंड ऑल दैट, and she is attracting young boys as suitors. They would come, exploit her, make her, spend a lot of money on them, date gifts and all that, and they leave her. ठीक है, without notice. This is a pattern with her. She feels now this is the guy for me, but he comes, exploits her financially, emotionally, and everything, and leaves her. So she came for a session. We didn't find anything in her current life, happy childhood, nice parenting, everything. When we took a past life regression session, there she found that वो एक गांव में जमींदार था, मतलब शी वॉज इन अ मेल फॉर्म. और वहां पे जो गांव की औरतें, जो लोग, मतलब दे कुछ हुआ था वॉर वगैरह कि मेल मेंबर्स को जाना पड़ा, तो सिर्फ औरतें बची उस गांव में, और उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, तो वो अपने जेवर सब कुछ उनको दे चुकी थी. सो नाउ दे हैड नथिंग टू ऑफर एक्सेप्ट देयर बॉडी, एंड ही वॉज एक्सप्लॉइटिंग देम फिजिकली बाय गिविंग देम मनी. एंड वो सारी औरतें इस लाइफ में उसकी स्यूटर्स बनकर आ गई, हु वर एक्सप्लॉइटिंग her by extracting money, gifts, and all that from her. So when she understood कि ये मेरा ही करा हुआ है जो मैं इस लाइफ में भोग रही हूँ, सो उस लाइफ में भी हमने सबसे फॉरगिवनेस करी, ठीक है, उनकी चीजें उनको वापस करी, उनको इज्जत दी, और फिर इस लाइफ में भी उन सबसे फॉरगिवनेस करी. And she could forgive them also. Like she was carrying a lot of anger in her. She was feeling used. She was feeling cheated. So वो चीजें निकल गई उसकी. Another example, एक lady, उसका husband narcissistic, मारता पीटता था और वो सारी चीजें करता था. When she saw her past life with him, she saw that he was her stepson, जिसको वो पुराने घर देखे उसने, पिलर्स होते थे, आंगन होते थे, वो पिलर से बांध के उसको छोड़ देती थी. वो दोपहर में, बारिश में खड़ा रहता था, रोता रहता था. एंड उसने जब वो बड़ा हुआ, ओल्ड एज में, अपनी सौतेली माँ को पूरा ध्यान रखा. शी वॉज बेड रिडन फॉर मेनी ईयर्स. ही डिड एवरीथिंग फॉर हर. तो जब उसकी डेथ हुई, शी फेल्ट वेरी गिल्टी कि जिस बच्चे को मैंने भूखा नंगा रखा बारिश में, धूप में, अब वो मेरी पूरी बुढ़ापे में मेरी इतनी सेवा कर रहा है. So she died with that regret. And in current life, she chose him as her husband. And she cried कि मैं तो इतना अत्याचार किया, एटलीस्ट मेरा हस्बैंड मुझे भूखा तो नहीं रखता. वो मुझे मारता पीटता ही है ना, मुझे भूखा तो नहीं रखता. मैंने तो उसको भूखा भी रखा है. And from there, her attitude changed. And this was her lesson. And very smoothly, their relationship changed after that. वाओ. तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं जो मैं समझ सकती हूँ, और कुछ चीजें एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में ऑन अ रेगुलर बेसिस टू एक्चुअली उस पैटर्न को लेट गो करने के लिए, या उस एक्सपीरियंस को या फोबिया को लेट गो करने के लिए. मुझे जैसे अभी रिसेंटली रियलाइज हुआ कि मुझे फियर ऑफ हाइट्स है, बहुत ही गंदा फियर ऑफ हाइट्स है. तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मुझे क्यों है, क्योंकि मैं हर बारी उसको कॉन्कर करने की कोशिश करती हूँ, हर बारी उसको फेस करने की कोशिश करती हूँ, फेस कर लेती हूँ, लेकिन जब दोबारा से मुझे कोई भी हाइट्स पे चढ़ना होता है, तो मैं कभी उस एक्सपीरियंस को दोबारा भी पीसफुली नहीं एक्सपीरियंस कर पाती. डर मुझे फिर भी उतना ही लगता है. बट मेरे ख्याल में एफर्ट्स करके, फेस करके, या रिग्रेशन की हेल्प लेके, एक मैंने डिफरेंस ये भी देखा कि मैं अब उस फियर को मुझे फील अभी भी होता है, डर अभी भी लगता है हाइट से, पर मैं उस डर से नहीं डरती हूँ. मतलब पहले मैं उस डर से भी डरा करती थी, मैं कदम ही नहीं उठाती थी हाइट पे चढ़ने के लिए. अभी रिसेंटली मैंने पाइप पार करके अपनी छत के ऊपर वाली छत पे गई हूँ मैं, और बहुत डर लगा है मुझे, और मैं 17th फ्लोर के छत के मतलब एज पे बैठ के मैंने सनसेट देखा है, जो मैं वैसे कभी नहीं देख पाती. पर मुझे हमेशा से दिस वाज लाइक मेरी बकेट लिस्ट थी कि मुझे ये तो करना ही है लाइफ में,
ये फियर, भले ही मैं फियर फील करूं पर मैं फियर से फियर नहीं रखूंगी, मैं इससे डर, डर के आगे जीता है मेरे लिए बेसिकली। और डर बुरा नहीं है, डर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और डर की जो फीलिंग है उसको भी इंजॉय करते हो जब आप, तो आपको ना किसी थ्रिलिंग वाली फीलिंग आती है, एक रश होता है, एड्रेनलिन। तो मुझे वो नई चीज, वो ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस हुआ आफ्टर आई फेस दिस, एंड मैंने जब उसको इंक्वायर किया कि ये कहाँ से आ रहा है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो मेरा बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या जनरली भी हम किसी से भी बात करें, और आजकल अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ रही है, माइंडफुलनेस के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, रील्स पे इतना कुछ होता है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। हमें जितना ज्यादा हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे उतना ज्यादा हम खुश रहेंगे, इसी मोमेंट में हमारा पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, सब कुछ है। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हमें, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास से शायद गिल्टी होते हैं, उन्होंने कुछ गलत कर्म किए होते हैं, या जनरली वो अपना पुराना समय याद नहीं करना चाहते। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि एक्चुअली पास्ट को देखने में कोई बुराई नहीं है? इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि जैसे मैं बिग बिलीवर हूं कि पास्ट देखना बुरा नहीं है, अगर आपकी वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए मदद कर रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ? इसके लिए मैं एक विजुअलाइजेशन दिखाऊंगी कि अगर आप एक बहुत भारी बैकपैक लेके चल रहे हो तो आगे बढ़ना मुश्किल है, थोड़े कदम चल के आप थक जाओगे, आपके कंधे हाथ सब दुखेंगे और आपकी स्पीड भी इतनी नहीं होगी, ठीक है। ये बैकपैक है क्या? मे बी योर पास्ट, क्योंकि पीछे है ना, आपके कमर पर है, पीछे है, तो दिस इज योर पास्ट। सो अगर पास्ट बोझ है जिसकी वजह से आप डील नहीं करना चाहते, पर वो बोझ तो बोझ है ही, ठीक है, तो इट इज बेस्ट to see it, release it, and then move forward. So there is no harm in dealing with your past if it is like a baggage. I पर्सनली मुझे डेफिनेटली लगता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हो, डीपर लेवल्स पे एक्सेस कर सकते हो। एंड जैसा आपने बोला, वो बैकपैक, वो स्टोरीज, वो एक्सपीरियंसेस, उनको रिविजिट करना, उनको याद करना, चाहे वो पेनफुल हो कितने भी, क्योंकि कभी कभी हम अपने हैप्पी मेमोरीज एक्सेस करते हैं, सैड, गिल्टी, पेनफुल मेमोरीज एक्सेस नहीं करते हैं, पर उन्हें, उस पेन को याद करना, महसूस करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं तो डेफिनेटली अर्ज करूंगी लोगों को कि जितना, अगर आपका कोई ऐसे फियर्स हैं, अगर आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपकी जो आगे की लाइफ, जो आप जहां तक लेके जाना चाह रहे हैं, उसको स्मूथली कैरी आउट करने के लिए आप अपने पास्ट को रिलीज करें और एक्सपीरियंस करें फुल्ली, क्योंकि हम शायद उस मोमेंट में एक्सपीरियंस अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे मेमोरी में है, हम वहां जाके प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो पूरा लर्निंग ले सकते हैं जो हमने तब नहीं लिया, ताकि हम आगे की लाइफ की लर्निंग्स और हमारे बार बार रिपीट ना हो सेम चीजें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अर्ज और मेरा मैसेज है लोगों के लिए इस पॉडकास्ट के थ्रू। ऐसा कोई मैसेज है जो आप देना चाहते हैं लोगों को, स्पेसिफिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड या फियर से रिलेटेड? I absolutely agree with you. Past life में when you revisit your past, you revisit it to release. क्योंकि करंट लाइफ में आपको कोई लॉजिकल रीजन नहीं पता उस फियर की, बट जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के थ्रू उसको देखते हो, तो आप खाली देखते नहीं हो, उस फियर को भी रिलीज करते हो, क्योंकि वो उस लाइफ का है, इस लाइफ में आपको उस फियर की जरूरत ही नहीं है। टाइम्स हैव चेंज्ड, वर्ल्ड हैज चेंज्ड एंड यू हैव ऑल्सो चेंज्ड। इस लाइफ में आपको और एक्सपीरियंसेस करो, डोंट लिमिट योर सेल्फ।
अल्टीमेटली ये जर्नी है ही, आई थिंक, अपने आप को जानने की, अपने आप को फुल्ली एक्सपीरियंस करने की, इस ह्यूमन लाइफ को फुल्ली एक्सपीरियंस करने की, और लिबरेट होने की, और फ्री होने की। तो अगर उस फ्रीडम के लिए आपको पास्ट लाइफ में जाके देख के रिलीज करके फ्रीडम मिलती है, तो व्हाई नॉट? मतलब बिल्कुल सीरियसली, मतलब क्यों नहीं? बिल्कुल। क्यों नहीं? तो बस बस यही सवाल थे मेरे आपसे आज के लिए। और आपके बैकपैक में इतने सारे सर्टिफिकेट्स और एक्कोलेड्स हैं कि मैं तो डेफिनेटली चाहूंगी कि हम शायद जब आप यहाँ दोबारा हमारे पॉडकास्ट पे आए तो हम एक बहुत ही नए इंटरेस्टिंग किसी विषय के बारे में बात करें, और कैसे वो पर्टिकुलर टूल हमारी लाइफ में हमारी मदद कर सकता है फॉर अस टू बी मोर फ्री इन लाइफ एंड बी हैप्पियर, और इवन व्हेन यू आर सैड बी हैप्पी सैड, जैसे चीनी कम का डायलॉग है, बहुत ही क्यूट सा। तो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट पे आने के लिए आंटी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। मुझे बहुत मजा आया बात करके दिनमा आपसे, एंड इट्स माय प्लेजर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।